चलते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो सेल की मैंने आपको डिस्कवरी के हवाले से बता दिया कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, और रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था। एंड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम अ स्लाइस ऑफ कार्क। और उसने क्या देखा था? ही सा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और उसने अपना जो पब्लिश किया काम, वो जिस जर्नल में किया, उसको क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं माइक्रोग्राफिया। अब उसके बाद देखते हैं कि सेल पे क्या काम हुआ। रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल देखा था। उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट आया वो था रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कौन से सेल देखे? ऑर्चिड्स के सेल। ऑर्चिड्स मतलब प्लांट्स होते हैं, ऑर्चिड से खास किस्म के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ऑर्चिड्स के जब उसने सेल देखे, क्योंकि उसने लिविंग सेल देखे थे रॉबर्ट ब्राउन ने, तो उसको उन लिविंग सेल्स के अंदर, उसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आई, और उसने इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को नाम दे दिया न्यूक्लियस का। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल देखे थे। रॉबर्ट हुक कह रहा था कि सेल के बाहर एक सेल वॉल, थिक वॉल होती है, और अंदर से वो खाली होता है। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जब ऑर्चिड्स के सेल देखे, तो उसने रॉबर्ट हुक की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। उसने कहा सेल अंदर से खाली नहीं होता, उसके अंदर तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर मौजूद होती है। और उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को उसने जो नाम दिया, नाम क्या दे दिया? इसको नाम दे दिया न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। आप देख सकते हैं कितना फर्क है सेल की डिस्कवरी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी में। इसके 1831 के बाद सेल पर बहुत ज्यादा काम होना शुरू हो गया। अब आप ये देख लें, ये तस्वीर दिखाई जा रही है, ऑर्चिड्स के ये सेल हैं, और ऑर्चिड्स के सेल में ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर उसको नजर आई थी रॉबर्ट ब्राउन को, ये स्ट्रक्चर क्या उसने नाम दिया? इसको नाम दिया न्यूक्लियस का। ये सेल के बाहर जो ब्लू कलर की जो नजर आ रही है, ये इसकी सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म, और ये क्या है? ये न्यूक्लियस। अच्छा, उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, शेल्डन और श्वान। शेल्डन जो था ये बोटेनिस्ट था, मतलब ये प्लांट्स पर काम करता था, ही वॉज बोटेनिस्ट। और जो श्वान था ये क्या था? ये जूलॉजिस्ट था, मतलब इसने एनिमल के सेल पे काम किया था। तो शेल्डन का 1838 में और श्वान 1839 में एम्फेसाइज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब शेल्डन और श्वान ने जो एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? जोर दे के कहना। स्टेट, किसी बात को कहना तो स्टेट होगा कि नॉर्मली आपने कहा, लेकिन किसी चीज पर जोर देकर कहना जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एम्फेसाइज। तो शेल्डन और श्वान ने इस बात पर एम्फेसाइज किया, मतलब जोर देकर ये बात कही कि दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब ये कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ होता है। मतलब रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट हुक ने तो सेल डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया था या इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं। इस बात को सबसे पहले जो जोर देकर बताया वो कौन से साइंटिस्ट ने बताया? इन दो साइंटिस्ट ने बताया, शेल्डन और श्वान ने। और उन्होंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं। अच्छा, एक और चीज देखें, फर्क क्या था? शेल्डन मैंने आपको बताया बोटनिस्ट था, और श्वान क्या था? जोलॉजिस्ट था। अब हो क्या रहा था कि शेल्डन ने जो है वो किसका सेल देखा था? शेल्डन ने प्लांट्स का सेल देखा था, और जो श्वान है वो किसका सेल देख रहा था? श्वान देख रहा था एनिमल का सेल। अब दोनों की सेल की डेफिनेशन में थोड़ा सा क्या आ रहा था? फर्क आ रहा था। शेल्डन और श्वान की सेल की डेफिनेशन में थोड़ा फर्क था। और वो फर्क क्या था? जो शेल्डन है, शेल्डन कहता था कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक थिक वॉल होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। जबकि श्वान जो है, श्वान कहता था कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। श्वान कहता था कि बाहर कोई ऐसी मोटी दीवार तो होती ही नहीं है। शेल्डन के कहता था कि सेल के बाहर एक थिक वॉल होती है, श्वान कहता था कि सेल के बाहर कोई थिक वॉल नहीं होती।
फिर बाद में पता लगा कि असल में ये जो फर्क आ रहा है इन दोनों की डेफिनेशन में, वो इस वजह से फर्क आ रहा है कि शेलेडन प्लांट का सेल देख रहा है और श्वान किसका सेल देख रहा है, श्वान देख रहा है एनिमल का सेल। और यहीं से पता लग गया था पहला डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में। प्लांट और एनिमल सेल में वैसे तो और भी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन पहला डिफरेंस जो हमें पता लगा था वो यही था कि प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल एंड एनिमल सेल लैक अ सेल वॉल। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो देखें, मैंने आपको बताया था जब किसी चीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो जाती है, किसी चीज पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, तो वो जब एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं तो वो जो हाइपोथेसिस होते हैं वो किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं थ्योरी की फॉर्म पर। मतलब जितने भी साइंटिस्ट ने सेल पर अब पहले हाइपोथेसिस किए दिए, फिर हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने हाइपोथेसिस को प्रूव किया, और प्रूव करने के बाद वो हाइपोथेसिस किसकी शक्ल इख्तियार कर गए, थ्योरी की। और सेल पर जितनी भी रिसर्च हुई उसको फिर किसका नाम दे दिया गया, उसको नाम दे दिया गया सेल थ्योरी का। अब देखें, सेल थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी? सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय शेल्डन, श्वान एंड रुडलफ वर्शो। असल में जो सेल थ्योरी प्रपोज की थी, पहले जो सेल थ्योरी प्रपोज की थी शेल्डन और श्वान ने की थी। आर वर्शु जो था, इसने इसमें थोड़ी तब्दीली लेकर आया था, इसने इसमें थोड़े तब्दीली लेकर आया। ओरिजिनल जो सेल थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी, शेल्डन और श्वान ने। लेकिन कुछ पॉइंट शेल्डन और श्वान के सही नहीं थे, उन पॉइंट्स को जो चेंज किया था वो किसने किया था, रुडलफ वर्चो ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप तीनों का ही नाम लोगे, आपकी बुक में तीनों का नाम लिखा हुआ है। सेल थ्योरी इन तीन साइंटिस्ट ने क्या की थी, प्रपोज की थी। अब हम आ जाते हैं सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स की तरफ। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी? सेल थ्योरी का पहला पॉइंट कहता है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया है, ये एक सेल से मिलकर बना हुआ है। अमेबा भी यूनिसेलुलर है, वो एक सेल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हम जो ह्यूमन है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं। प्लांट्स भी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, तो वो क्या है, वो भी मल्टी सेलुलर है। तो मतलब ये हो गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, and those which are composed of many cell they are called multicellular। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं सेल थ्योरी के। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखें, सेल इज द, कहा जा रहा है कि सेल लाइफ का, जिंदगी का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल की वजह से, और जिंदगी का जो फंक्शन है वो भी किसकी वजह से, सेल की वजह से। अब स्ट्रक्चरल यूनिट सेल किस तरह से? एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। जिस तरह से एक इमारत ईंटों या पत्थरों से मिलकर बनती है, इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बनता है, वो मिलकर बनता है सेल से। जैसे बहुत सारे सेल मिलते हैं जिनसे हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या हो गया कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गया, सेल हो गया। अब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है, सेल का। अमेबा का जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है, सेल का। तो जिंदगी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या हो गया, सेल हो गया। इसके अलावा फंक्शनल, काम करने का जो यूनिट है वो भी सेल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं मेरी आंखें देखने का काम कर रही हैं, तो मेरी आंखें देखने का काम नहीं कर रही। मेरी आंखों के अंदर जो सेल्स हैं, रेटिना, रेटिना किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से। मेरी आंखों के अंदर सेल काम कर रहे हैं बेसिकली देखने का। मेरा हार्ट पंपिंग का काम नहीं कर रहा, मेरे हार्ट के अंदर जो मसल्स के सेल हैं वो पंपिंग का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब फंक्शन भी जो से लाइफ का जो फंक्शन है वो भी किससे चल रहा है, सेल से। मतलब अगर आप सेल को निकाल दें, अगर दुनिया से सेल को निकाल दें तो जिंदगी की स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगी, और जिंदगी का क्या खत्म हो जाएगा, फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही हम सेल की डेफिनेशन भी लेते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इस तरह से सेल को डिफाइन भी किया जाता है। चलें अब तीसरे पॉइंट की तरफ। ये दोनों पॉइंट्स तो दिए थे शेल्डन और श्वान ने। ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट्स किसने दिए थे, इन दो साइंटिस्ट ने दिए थे, शेल्डन और श्वान ने। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाएं। सेल कैन नॉट
can arise only by the division of pre-existing cell. It is not a de novo structure. सबसे पहले तो देखिए ये डी नोवो क्या होता है. डी नोवो, देखो डी नोवो, ये जो शेल्डन और शवान थे ना, ये इस बात पर बिलीव करते थे, शेल्डन और शवान इस बात पर बिलीव करते थे कि सेल जो है वो कैसी स्ट्रक्चर है, वो डी नोवो स्ट्रक्चर है. डी नोवो का मतलब क्या है, कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, यानी किससे अराइज हो सकता है, ये नॉन लिविंग थिंग से भी बन सकता है, यानी सेल किसी नॉन सेलुलर मटेरियल से भी सेल बन सकता है. लेकिन रूडलफ वर्चो वो साइंटिस्ट था जिसने कहा कि सेल कैन अराइज ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल पहले से ही मौजूद सेल से वजूद में आते हैं. ऐसा नहीं होता कि सेल खुद ब खुद बन जाएगा, सेल हमेशा पहले से मौजूद सेल से वजूद में आते हैं. अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं. मिसाल के तौर पे ये आपका हाथ है, आपके हाथ पर फॉर एग्जांपल ये आपका हैंड है, आपके हाथ पर यहाँ पर क्या लग गया, कट लग गया. जब कट लग गया तो यहाँ से सेल डैमेज हो गए. कुछ अरसे के बाद क्या होता है, दोबारा यहाँ नए सेल आ जाते हैं. तो वो नए सेल कहाँ से आते हैं, आपके स्किन के जो पुराने वाले सेल्स होते हैं, जो पहले से ही सेल होते हैं, स्किन में जो पहले से सेल मौजूद होते हैं, वही सेल डिवाइड होते हैं और उनके डिवाइड होने से क्या बन जाते हैं, नए सेल बन जाते हैं. तो ये जो नए सेल बने हैं खुद ब खुद नहीं आ गए, ये पहले ही से ही मौजूद सेल से वजूद में आते हैं. मिसाल के तौर पे ये देखें, ये पहले से सेल मौजूद है आपकी स्किन के, ये पहले से सेल मौजूद है, और यहाँ वाले सेल जो हैं ये डैमेज हो गए. अब क्या होगा, यही सेल दोबारा डिवाइड होंगे और क्या बना लेंगे, नए सेल बना लेंगे. तो एवरी सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हर सेल पहले से मौजूद सेल से वजूद में आता है. अब हम एक और मिसाल लेते हैं, जैसे एक अंडा है, मुर्गी के अंडे के अंदर मुर्गी का जो बच्चा बन जाता है वो कैसे बनता है, मुर्गी के बच्चे के सेल कहाँ से बन जाते हैं. मुर्गी के अंडे के अंदर एक छोटा सा सेल होता है जिसको हम कहते हैं जायगोट. मुर्गी के अंडे के अंदर एक छोटा सा सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जायगोट. इसी जायगोट से, इसी जायगोट के डिवाइड होने से क्या बनता है, इसी जायगोट के डिवाइड होने से नए सेल बनते हैं. सही है ना, जायगोट के डिवाइड होने से फिर नए सेल डेवलप हो जाते हैं. तो क्लियर हो गया पॉइंट, एवरी सेल अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. और ये जो लास्ट वाला पॉइंट था ये किसने दिया था, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, लास्ट वाला पॉइंट दिया था रूडलफ वर्चो ने. ये जो आखिरी वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाले दो पॉइंट शेल्डन और श्वान ने दिए थे, आखिरी वाला पॉइंट जो है वो किसने दिया था, रूडलफ वर्चो ने. फिर ये भी बात याद रखेंगे, रूडलफ और वर्चो का जो मिस्टेक थी, यानी उनकी जो पॉइंट, जो गलत पॉइंट साबित हुआ था, वो ये साबित हुआ था कि ये कहते थे सेल डी नोवो स्ट्रक्चर है, मतलब सेल नॉन लिविंग थिंग से वजूद में आ सकता है. ऐसा नहीं होता, सेल हमेशा सेल ही से वजूद में आता है. सेल थ्योरी के पॉइंट्स अगर क्लियर हो गए हैं तो आगे चलो स्टूडेंट. यस सर. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. चलें, अब हम सेल को जो देखने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के बगैर तो आप सेल को देख ही नहीं सकते. तो सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में देख लेते हैं. ये माइक्रोस्कोप होती क्या है, ये इसकी कितनी काइंड्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं. तो माइक्रोस्कोप क्या है, द स्टडी ऑफ सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. कहता है चाहे आप सेल को स्टडी करना चाहें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो आपको आम आंख से नजर नहीं आते, उनको स्टडी करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की, एक आले की जरूरत पड़ेगी. और इस आले को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप. अब अगर बात करें कि माइक्रोस्कोप कितनी टाइप की होती हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. वन इज लाइट माइक्रोस्कोप, सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, एंड थर्ड वन इज एक्सरे माइक्रोस्कोप. और यहाँ पर मैं तीनों माइक्रोस्कोप की आपको स्ट्रक्चर भी शो कर रहा हूँ, ये तीनों माइक्रोस्कोप. सबसे पहले तो आ जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की तरफ. अब देखें, लाइट माइक्रोस्कोप में, तीनों में जो आपकी बुक में डिफरेंस दिया हुआ है, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, विजिबल लाइट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन. अब देखो, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, चमकाना. इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चमकाना. जब तक कोई चीज इल्यूमिनेट नहीं होगी तो वो आपको नजर नहीं आएगी. इस वक्त आप कमरे में बैठे हुए हो और कमरे में बैठे हुए आपको अपने मोबाइल की ये जो स्क्रीन नजर आ रही है, या तो वो जो नजर आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि लाइट ने उसको इल्यूमिनेट किया हुआ है. अगर लाइट ना हो तो वो इल्यूमिनेट नहीं होगी और वो आपको नजर नहीं आएगी. हम एक दूसरे को जो देखते हैं वो भी इस वजह से देखते हैं कि रोशनी होती है. रात को सूरज नहीं होता या बत्तियां बंद कर दें तो इल्यूमिनेशन नहीं होगी तो आपको वो चीज नजर भी नहीं आएगी.
तो किसी भी चीज को देखने के लिए उसको इल्यूमिनेट होना जरूरी होता है। लाइट माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप को आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कह सकते हो, सही है ना। लाइट माइक्रोस्कोप कह लें या इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहें। तो इनमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होती है, विजिबल लाइट होती है। अब देखें यहाँ पर मैंने ड्रा की हुई है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप रखते हो वो यहाँ रखते हो इस जगह पर, और यहाँ से आप उसको देखते हो। लेकिन इस चीज जब आप यहाँ इसको रख देते हो तो इसको पहले आप इल्यूमिनेट करते हो, इस चीज को, इस ऑब्जेक्ट को। और इस ऑब्जेक्ट को जो आप इल्यूमिनेट करते हो, इल्यूमिनेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ होता है। उस मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है और लाइट जाके इधर रिफ्लेक्ट होती है। या फिर यहाँ से लाइट निकल भी रही होती है, कोई बल्ब वगैरह यहाँ लगा होता है तो उससे डायरेक्ट लाइट निकलती है, और लाइट कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर। तो जब लाइट इस तरह पड़ती है तो फिर वो चीज चमकना शुरू हो जाती है। जब वो चमकना शुरू होती है तो फिर वो चीज आपको नजर आती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होती है वो क्या होती है, लाइट होती है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या होती है, सूरज की रोशनी जो है ये भी विजिबल लाइट है, और आपकी ट्यूब लाइट्स और बल्ब्स वगैरह में जो रोशनी है ये भी क्या है, ये भी विजिबल लाइट है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप थोड़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप होती है। इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को चमकाने के लिए या इसको देखने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है, और उससे इलेक्ट्रॉन बीम से जो रेज निकलती हैं, ये क्या करती हैं, इस चीज को चमकाती हैं। जब ये चीज इल्यूमिनेट होती है तो एक टीवी की स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर वो चीज बड़ी होकर फिर आपको क्या होती है, इस तरह से वो नजर आ जाती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ नजर आएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर नजर आने के लिए क्या होता है, इस पे इसको इल्यूमिनेट किसके जरिए किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका टीवी होता है, आपके टीवी की स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर नजर आ रही होती है, वो तस्वीर कैसे नजर आ रही होती है, आपके टीवी पर एक इलेक्ट्रॉन बीम लगी होती है, उसमें से जब वो इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है तो वो स्क्रीन पर पड़ती है, तो वहां पर वो आपको इमेज जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इन माइक्रोस्कोप में, सिर्फ आप दोनों की सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन में फर्क देख लें। और जो एक्सरे माइक्रोस्कोप होती है उसमें चीज को चमकाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्स रेज इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्ग वेवलेंथ क्या होती है, या आप फिजिक्स में देख लेंगे शॉर्ट वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्ग। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर हमारी हड्डी का जो एक्सरे होता है वो कैसे होता है, उसमें वो शॉर्ट वेवलेंथ एक्स रेज होती हैं जो इमेज लेकर आती हैं। मिसाल के तौर पे ये आप मेरे, अगर ये आपके हाथ की हड्डी है, इसका अगर आपने इमेज लेना है तो क्या होगा, एक्सरेज इसके ऊपर पड़ेंगी। एक्सरेज पड़ने के बाद वो इमेज जो है वो किस पर आ जाएगा, वो इमेज आ जाएगा एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, इसके अंदर से इमेज आ जाएगा। इस माइक्रोस्कोप को हम कहेंगे एक्सरे माइक्रोस्कोप। लेकिन बायोलॉजी में जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, ये दो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं। यहाँ पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीनों की क्या याद रखनी है, तीनों की सिर्फ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन याद रखनी है। किसी को चीज को देखने के लिए उसका इल्यूमिनेट होना जरूरी होता है। यहाँ पर जो इल्यूमिनेट हो रहा है वो विजिबल लाइट है। दूसरे अब देखें, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जब आप हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो हमें एक दूसरे को देखने के लिए जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होती है, वो विजिबल लाइट होती है। आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर जो कोई चीज आ रही होती है, उसका जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो क्या होता है, वो अंदर एक इलेक्ट्रॉन बीम होता है जो उसको इल्यूमिनेट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप इस तरह से फर्क करके देख सकते हैं। और वो जो आपका एक्सरे लेते हैं, एक्सरे के अंदर जो है वो क्या होते हैं, शॉर्ट वेव एक्सरेज होती हैं जो उस चीज को दिखाती हैं हमें, या उसकी वजह से वो इल्यूमिनेट होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, आगे चलें। नो सर। यस सर। अच्छा, अब एक और चीज ये होती है, अब आगे तो चलूंगा लेकिन मुझे लगता है हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर लूं कि वो जो मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री वाला पेपर दिया था ना, तो मैं सोच रहा हूँ उस पेपर को मैं डिस्कस करता हूँ, उसके पॉइंट्स आप एक जूम पर मीटिंग रख लेते हैं, और उस मीटिंग पर ही एक एक पॉइंट्स को जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ इसी तरह से। मतलब मैं ये ओके करूंगा सर। कि मैं इस तरह से जो है ना, अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से जो है वो ले लूंगा, इसकी स्क्रीन शेयर करूंगा, और स्क्रीन शेयर करके जो है ना मैं आपसे जो है वो फिर उसको डिस्कस करूंगा। आगे का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। स्क्रीन को देख लेता हूँ मैं, इसको जो शेयर करूंगा आपसे स्क्रीन, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से मैं शेयर करूंगा। जी शेयर में मैं चला जाता हूँ, 1 मिनट। इसमें से कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लें ताकि हम आगे चलें। ये समझ में आ गया है स्टूडेंट? जी सर आ गए। यस सर। चलें आगे
मैंने जो डिस्कस करना है उसको तो मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन ये मैं आगे आपको बता देता हूँ कि आगे हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है 3 एट्रीब्यूट ऑफ माइक्रोस्कोप हैव पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। मतलब जब आप माइक्रोस्कोप की में किसी चीज की स्टडी करते हो तो उसमें 3 चीजें बाकायदा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो, एक मैग्निफिकेशन, एक रेजोल्यूशन और एक कंट्रास्ट। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वन बाय वन में एक एक चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैग्निफिकेशन।